दोस्तों स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। आज की वीडियो की शुरुआत हम मोटिवेशनल कोट के साथ करना चाहेंगे, तो गौर से सुनिएगा। घायल तो यहाँ हर घर परिंदा है, घायल तो यहाँ हर घर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। दोस्तों आपकी ज़िंदगी में और एग्ज़ाम में जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो कई सारे उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कई बार आपकी तैयारी अच्छी चलेगी, कई बार बहुत बेकार चलेगी। बस आपको करना क्या है, टिके रहना है बस, और लगातार तैयारी करते रहनी है। तो इसी जोश के साथ आपका टॉपिक शुरू करते हैं हम। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है यूनानी आक्रमण के बारे में। पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि ईरान से जो आक्रमण हुआ था उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जो विदेशी आक्रमण इंडिया में हुए हैं, उसमें सेकंड नंबर में आता है यूनानी आक्रमण। तो यूनान में उस समय पे एक राजा थे, उनका नाम था फिलिप। यूनान में बड़े से लायक कहा जाता है यूरोप के। जो फिलिप एक राजा हैं, वो किसके पिता हुए? सिकंदर के पिता हुए। कहाँ के राजा थे वो? मैसेडोनिया। दोस्तों ये ऐसा देश है जो आज भी आपको यूरोप में मिल जाएगा। मैसेडोनिया को आजकल कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको, इसका वर्तमान नाम आपको मिलेगा मैसेडोनिया, जबकि प्राचीन नाम है इसका मकदूनिया। तो दोस्तों मकदूनिया के राजा थे फिलिप, उनका बेटा होता है सिकंदर। तो फिलिप की जब मृत्यु हो जाती है 329 बीसी में, 329 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो राजा बनता है वो बनता है सिकंदर। उस टाइम उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी, यानी काफ़ी अल्पायु थी। 20 वर्ष थी उसकी उम्र, काफ़ी छोटा था वो। इसके जो गुरु थे उनका नाम था अरस्तु। कई बार एग्जाम में आ जाता है, इंग्लिश में से कहते हैं एरिस्टोटल। तो उनके गुरु थे अरस्तु। तो बचपन से उनके अंदर जो सिकंदर थे, पूरे विश्व को जीतने की एक महत्वाकांक्षा थी, विश्व विजेता बनना चाहते थे। तो जैसे 20 वर्ष के बनते हैं, 20 वर्ष के होते हैं और राजा बन जाते हैं, तो पहला प्लान इनका होता है पूरी दुनिया को जीतना। एक पूरा प्लान बनाते हैं, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आसपास के जो उनके बाउंड्री वाले इलाके होते हैं उनको जीतते हुए पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकल जाते हैं। तो रास्ते में कई सारे राज्य पड़ते हैं, जैसे बैक्ट्रिया, उस समय का कुछ देश रहे होंगे, सीरिया जैसे आज भी है सीरिया, मिस्र जिसे आज के टाइम पे हम इजिप्ट कहते हैं। तो जीतते जीतते कहाँ पहुँच जाते हैं? भारत के पश्चिम उत्तर वाले बॉर्डर में। पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर का मतलब पश्चिम होता है वेस्ट, उत्तर होता है नॉर्थ। नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है इसको, ठीक है, जो पाकिस्तान वाला इलाका हुआ मेनली। तो वहाँ जब पहुँचता है कौन? सिकंदर। तो खैबर दर्रे को पार करते हुए पहुँचता है, खैबर दर्रा। ये भी एग्जाम में कई बार आता है। जितने विदेशी आक्रमण हुए ज़्यादातर कहाँ से हुए? खैबर दर्रे से। अब दर्रा क्या होता है? जैसे मान लो दो पर्वत हैं, तो उनके बीच में रास्ता होता है जाने का प्राकृतिक रूप से, एक छोटा सा चौड़ा सा रास्ता होगा, तो उसे कहा जाता है खैबर दर्रा। कुछ मीटर ही चौड़ा है, ऐसा नहीं कि बहुत चौड़ा है, 200-300 मीटर आई थिंक चौड़ा है लगभग। तो उस दर्रे से होते हुए उनकी पूरी सेना आती है यहाँ पे। दर्रे का काम होता है, जैसे मान लो आपको पहाड़ है, पहाड़ को आपको पार करना, या तो ऊपर चढ़ के पार कर सकते हो या फिर बीच में रास्ता बना के। तो नेचुरली जो रास्ता होता है उसे क्या कहता है? दर्रा कहा जाता है। खैबर दर्रे को पार करके हुए बीच में हिंदू कुश पर्वत पड़ता है, इनको हिंदू कुश पर्वत, उसको पार करते हुए पहुंचते हैं इंडिया में, इंडिया के वाले इलाके में, पश्चिम उत्तर इलाके में। तो उस समय तक्षशिला में एक राजा होता है आम्भी। आम्भी, तक्षशिला में जो राजा होता है आम्भी, उसको सबसे पहले बार हराते हैं। सबसे पहली बार किसको हराते हैं? इसी राजा को हराते हैं, आम्भी को। उसके बाद हराते हैं जो आसपास के छोटे मोटे और राजा होते हैं, उनको हरा देता है वो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसको चैलेंज मिलता है, किसको? सिकंदर को, वो मिलता है पोरस से। इसको मिटा देता हूँ पहले, इनको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। उससे पहले एक पॉइंट और छूट गया यहाँ पे। सिकंदर ने जो इंडिया में अटैक करा है वो कब करा है? 326 बीसी में। तो होता है कि आम्भी को हरा देता है, जो आसपास के छोटे मोटे राजा और होते हैं उसी इलाके उनको हरा के फिर कहाँ पहुँचता है? झेलम नदी के किनारे, जिसे आपने पढ़ा होगा वितस्ता भी कहते हैं।
मैंने ऋग्वैदिक काल वाली जो वीडियोस में बताया, इसका प्राचीन नाम क्या था? विदस्ता था। तो वहाँ पर एक युद्ध होता है झेलम नदी किनारे, जिसे कहा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, हाई डे स्पीच का युद्ध। हाई डे स्पीच का युद्ध, इसको आप जरूर याद करिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है। कौन सी नदी किनारे होता है? झेलम नदी किनारे, विदस्ता उसका प्राचीन नाम है, युद्ध का नाम है हाई डे स्पीच। तो युद्ध किसके बीच में होता है? उस समय यहाँ का राजा कौन था? पोरस था। कौन था? पोरस और सिकंदर। होता क्या है, कौन जीतता है इसमें? सिकंदर जीत जाता है। सिकंदर जीतता तो है, लेकिन इस युद्ध में काफ़ी उसका नुकसान होता है। और इस युद्ध को लेकर कहानी काफ़ी फेमस है। जो युद्ध होता है तो एक टाइम के बाद पोरस को बंदी बना लेता है सिकंदर। तो जब बंदी बना लेता है सिकंदर, उससे पूछता है कि बताओ आपके साथ क्या सलूक किया जाए, आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो उस समय पोरस क्या जवाब देता है? ऐसा व्यवहार किया जाए जैसा एक राजा दूसरे विरोधी राजा के साथ करता है, यानी कि मेरे ऊपर कोई रहम ना किया जाए, आप जैसा करना चाहते हैं आप वैसा कीजिए। तो काफ़ी सेल्फ रिस्पेक्ट थी इनमें, पोरस में। इनके ऊपर टीवी शो भी आ चुका है, कई सारी मूवीज़ बन चुकी हैं। तो उसके बाद क्या होता है? पोरस को तो हरा देता है। उसके बाद आपको याद होगा, मैंने आपको लिखाया था, उस समय में इंडिया में एक वंश राज कर रहा होता है, उसका नाम होता है नंद वंश। तो नंद वंश की सेना काफ़ी स्ट्रांग थी, हाथियों की सेना थी उनके पास। तो जो सिकंदर की जो सेना होती है, उनका मोरल काफ़ी डाउन हो जाता है कि जब हमें यहीं पे इतनी सारा विरोध मिल गया है पोरस से ही, तो हम आगे जाएंगे तो क्या होगा। तो होता क्या है, इस झेलम नदी को तो पार कर लेते हैं, जब व्यास नदी को पार करने वाली बात आती है तो सिकंदर की सेना मना कर देती है नदी को पार करने से। क्यों मना कर देती है? क्योंकि ऑलरेडी कई महीने से लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं, 2-3 साल से अपने घरों से दूर हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जिसकी सेना होती है काफ़ी थक चुकी होती है। उसके अलावा उन्हें पता होता है कि आगे जो हमें राजा है, यानी कि नंद वंश के राजा से हमें युद्ध करना पड़ेगा, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग राजा, उनके हाथियों की सेना है। इनके पास इनके हाथियों की सेना नहीं थी, इनके पास तो घोड़ों की सेना थी। उस इलाके में जहाँ पे आए वहाँ हाथी की सेना काफ़ी स्ट्रॉन्ग, सही रहता है उनसे लड़ना। तो होता क्या है, अपनी सेना के सामने ये भी झुक जाता सिकंदर, तो वहाँ से वापस जाने का फैसला लेता है। ये लगभग 19 महीने तक इंडिया में रहा था। 326 में इसने अटैक करा और 325 में यहाँ से वापस चले जाता है। लगभग 19 महीने रहा है। 325 में जब वापस जाता है, उसके बाद क्या होता है, रास्ते में जाते वक्त ही कहते हैं सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। इसको लेके अलग अलग कारण बताए जाते हैं। कोई कहता है इसको मलेरिया हो गया था, कोई कहता है इसको ऊपर किसी ने अटैक कर दिया था, जो वहाँ की जनजातियाँ थी रास्ते में जो पड़ी होंगी। तो वापस पहुँचते वक्त लगभग 323 में एक जगह पड़ती है बेबीलोन। बेबीलोन 323 में बेबीलोन में इसकी हो जाती है मृत्यु। उस समय इसकी एज कितनी थी? 32 वर्ष थी। वह ज़्यादातर जो कारण बताया जाता है वो ज्वर बताया जाता है, इसे काफ़ी तगड़ा बुखार आता है, ठीक है ना। तो 32 वर्ष की इसकी आयु होती है 323 में इसकी, काफ़ी यंग एज में मर जाता है। लेकिन आज तक हम उसको याद करते हैं, सिकंदर महान कहा जाता है ना। हमारी हिस्ट्री की बुक में भी से हम क्या कहते हैं? सिकंदर महान। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट बोला जाता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। लेकिन वास्तव में क्या हमारे लिए महान है ये? ऐसा बंदा, ऐसा राजा जो हमारे पर अटैक कर रहा है, हम भी उसे क्या बोल रहे हैं? महान। हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो इनके देश का इतिहास है वहाँ इसे महान बताया गया है और हमने कुछ रेफरेंस लिया वहाँ के देश से। तो देखा जाए तो हमारे हिस्टोरियन ने इसको महान मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो हम पे अटैक कर रहा है हमारे लिए महान कभी भी नहीं हो सकता, जो हमारे देश की भूमि पे कब्जा कर रहा हूँ। दोस्तों 1-2 पॉइंट और छूट गए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। जो राजा पोरस है उसका जो राज है वो झेलम और चिनाब नदियों के बीच में था। झेलम और चिनाब नदियों के बीच में, जैसे मैंने आपको नदियों का क्रम पहले ही बताया था, सिंधु, चिनाब, झेलम, फिर आता है रावी, फिर आता है सतलज, फिर आता है व्यास। तो झेलम नदी के किनारे युद्ध होता है और झेलम और चिनाब के बीच में इसका राज है, किसका? पोरस का। मतलब इसका जो राज्य, जो इसका इलाका है,
इन दोनों नदियों के बीच में। और कौन सी नदी को पार करने से मना करते हो? व्यास नदी को, यानी काफ़ी अंदर तक पहुंच चुके होते हैं। व्यास नदी काफ़ी अंदर है, हिमाचल प्रदेश से इसका ओरिजिनेशन होता है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। इसके अलावा जब सिकंदर यहाँ से जाता है तो अपने राज्य को 3 गवर्नरों में बांट देता है। जब यहाँ से जाता है तो 3 गवर्नरों में बांट देता है। दोस्तों सिकंदर से रिलेटेड और यूनानी आक्रमण से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे मैंने आपको बता दिए। आप इन सब पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में या मौर्य साम्राज्य के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला नेक्स्ट वाला। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।